नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करने वाले हैं देवनागरी लिपि के विकास के बारे में कि देवनागरी लिपि है उसका विकास कैसे हुआ। इससे पहले मैंने हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उससे संबंधित यानी हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, जैसे लौकिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत है, प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, फिर आधुनिक आर्य भाषाएँ हैं और इन्हें मतलब 5 उपभाषाओं की अनेक बोलियां हैं, उन सब के बारे में अपन विस्तार से एक के वीडियो ट्रिक के माध्यम से मैंने बता रखा है। जैसे शोर से नीचे कौन सी भाषा का विकास हुआ, फिर उनकी बोलियां कौन सी हुई, फिर इसी प्रकार से मागधी है, अर्धमागधी है, पेशाची है, महाराष्ट्री है, ब्राह्मण है, खस है, उन सभी के बारे में विस्तार से बताया गया है। और एक दूसरा जो वीडियो है, उस वीडियो में अब राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बारे में संवैधानिक जो प्रावधान दिए गए हैं उन सब के बारे में विस्तार से बताया गया है। दोनों वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध हो जाएंगे, इसलिए आप लोग हैं वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं देवनागरी लिपि के विकास के बारे में। सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि लिपि होती क्या है, कि लिखित जो ध्वनि होती है ना, उनके जो संकेत निर्धारित किए गए हैं उनको ही क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। और उच्चरित ध्वनि संकेत होते हैं, उनकी सहायता से मतलब अपने भाव और विचार अभिव्यक्त करते हैं, वो क्या कहलाती है, भाषा। और भाषा को लिख दिया जाता है ना, विचारों को अभिव्यक्त कर दिया जाता है, उसके लिए जो संकेत निर्धारित कर दिए जाते हैं उनको ही क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। विश्व की प्राचीनतम लिपि की अगर चर्चा की जाए तो वो चित्रलिपि मानी जाती है। कौन सी लिपि मानी जाती है, चित्रलिपि। विश्व की प्राचीनतम लिपि कौन सी है, चित्रलिपि। एवं भारत की प्राचीनतम लिपि की अगर बात की जाए तो सैंधव लिपि है। ध्यान रखना इस बात का, सिंधु घाटी सभ्यता विकास हुआ था, उसके अनुसार सैंधव लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से मानी जाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है, यानी जिस भाषा को जिस रूप में लिखा जाता है वो रूप ही उसका क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। और हिंदी के साथ साथ मराठी है, नेपाली और उस भाषा को भी किस में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में। संस्कृत है, मराठी और नेपाली को भी लिखा जाता है। भारत में 2 प्राचीनतम लिपियां प्रचलित थी, एक तो ब्राह्मी लिपि, एक खरोष्ठी लिपि थी। अब देवनागरी लिपि का जो विकास है ना, वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अच्छा प्रश्न यहाँ से बनता है कि देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ, तो ब्राह्मी और खरोष्ठी। अब ये आगे चल करके उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी इस प्रकार से भी इसका विभाजन होगा। तो इस लिपि का विकास जो है, ब्राह्मी लिपि का विकास, उत्तरी ब्राह्मी, उससे निकली थी गुप्त लिपि, फिर सिद्धमर्तिका लिपि, फिर कुटिल लिपि, फिर नागरी लिपि और शारदा लिपि का विकास हुआ था। तीसरी शताब्दी में उत्तरी ब्राह्मी का विकास हुआ, फिर गुप्त लिपि चौथी 5वीं शताब्दी में, छठी में सिद्धमर्तिका लिपि और 7वीं शताब्दी में कुटिल लिपि और नागरी लिपि या फिर शारदा लिपि जिसको बोलते हैं 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास विकास हुआ। 11वीं और 12वीं जो शताब्दी है उसके मध्य में नागरी लिपि से उत्तरी भारत की जो अधिकांश आधुनिक लिपियां हैं उनका विकास, यानी उत्तरी भारत की अधिकांश लिपियों का क्या हुआ, विकास हुआ था। इसलिए पश्चिमी और पूर्वी नागरी थी, इसमें पश्चिमी जो नागरी है ना, इससे अपने नागरी देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ठीक है, देवनागरी लिपि का विकास पश्चिमी नागरी लिपि से हुआ है। हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत है, इनकी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। ठीक है, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाएं भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती थी। अच्छा प्रश्न यहां से भी बनता है। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी मानी जाती है, रोमन लिपि। उर्दू की लिपि कौन सी मानी जाती है, फारसी लिपि। और पंजाबी की कौन सी मानी जाती है, गुरुमुखी लिपि। यह मतलब एक बेसिक नॉलेज के लिए मैं आपको बतला रहा हूँ, अपन को पता होना चाहिए। कल को कोई पूछ ले अपन से कि अंग्रेजी किस लिपि में लिखा जाता है और अपने तो 12 बज जाएंगे तो लेने से देने पड़ जाएंगे, अंडरवर्ल्ड में थू हो जाती है आदमी की। ये बेसिक नॉलेज जब नहीं होता है, घर परिवार में आप लोग बैठे होते हो और आपकी कोई आपसे आके प्रश्न पूछ ले कि आप व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, तो चलो बताओ कि पंजाबी कौन सी लिपि में लिखी जाती है, वहां पर चेहरे के जो हाव भाव होते हैं ना, वो बहुत बड़ी बेइज्जती करवा सकते हैं, है ना। इसलिए इन चीजों का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज अपन को होना चाहिए। ब्राह्मी लिपि के कई क्षेत्रीय रूपांतरण हुए थे, इसमें उत्तरी शाखा से देवनागरी लिपि विकास हुई। ठीक है, ध्यान रखना किस शाखा से हुई है, उत्तरी शाखा से। और वैसे पश्चिमी देवनागरी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। अब इसका नामकरण के पीछे बड़े झोल हुए। देवनागरी लिपि का प्रश्न अक्सर अब तक अपन ने पढ़ा ना, वो एक तरह से बेसिक था।
प्रश्न कैसे बनता है और कहाँ से आता है परीक्षा में, वो यहाँ से शुरू होती है अपने काम की बात। कि कुछ विद्वानों का यह मत है कि ये शुरुआत में क्या थी कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों के द्वारा प्रयुक्त होती थी, इस कारण से इसका नामकरण क्या हो गया था, नागरी नामकरण पड़ गया। नागर ब्राह्मण थे, वो इस लिपि में लिखा करते थे, तो इसलिए इसका नामकरण क्या कर दिया था, नागरी लिपि कर दिया। फिर आगे चल के क्या हुआ कि प्राचीन काल में काशी और वाराणसी जो नगर है उसको, यानी काशी को नगर कहा जाता था और वहां का जो राजा होता था ना उसको क्या कहा जाता था, देव कहा जाता था। देवनगर के रूप में ही काशी नगर की वैसे एक मान्यता है, और उसी देवनगर के कारण से में ये अधिक प्रयुक्त होने के कारण, क्योंकि काशी एक शिक्षा का, प्राचीन काल में भारत की शिक्षा का मुख्य केंद्र था काशी, है ना। तक्षशिला, काशी, आपने ये सुना होगा नालंदा, उनमें एक काशी का भी नाम आता है। इसके कारण इसका नामकरण नागरी पड़ा है कि भाई काशी में प्रयुक्त होने वाली, काशी में जो स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ते थे और वहाँ के गुरुकुलों में जो लिपि प्रयुक्त की जाती थी, सिखाई जाती थी, वो देवनागरी थी। इस कारण से अब एक पाटलिपुत्र था ना, उसको नगर कहा जाता था और वहाँ के राजा को देव कहा जाता था, इसलिए इसका नामकरण देवनागरी पड़ा। एक मत ये भी है। फिर एक मत, अन्य मत ये भी है कि शुरुआत में लिपि नगरों में प्रयुक्त होती थी, क्योंकि गांव में तो कोई गुरुकुल होते ही नहीं थे, बड़े बड़े नगर होते थे, वहां पर होते थे, इस कारण इसका देवनागरी पड़ा। अब सर्वमान्य मत की अगर बात की जाए ना, एक जगह अपन को यह भी पढ़ने को मिलता है कि जो बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय था उसमें एक ललित विस्तार नामक एक ग्रंथ लिखा गया, उसमें देव और नाग नामक दो लिपियों का उल्लेख है। किसमें, ललित विस्तार एक ग्रंथ का नाम है, उसमें देव और नाग नामक दो लिपियों का प्रयोग है। इस कारण से इसको मिला जुला के भी लोग देवनागरी कहने लगे। परंतु सर्वमान्य मत यह माना जाता है कि ललित विस्तार ग्रंथ में उल्लेखित देव और नागर लिपियों का मिलाजुला जो रूप विकसित हुआ था, इस कारण इसका नामकरण क्या पड़ गया था, देवनागरी लिपि पड़ गया था। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा का प्रयोग जब देव भाषा संस्कृत के लिए प्रयुक्त होने लगे ना, संस्कृत है ना, जो वेद हैं वो किस में लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो ये जो देव ग्रंथ हैं अपने, संस्कृत एक देव भाषा मानी जाती है, देवताओं के द्वारा प्रयुक्त की जाती थी, इसके कारण से इस लिपि का नामकरण क्या पड़ गया है, देवनागरी पड़ गया है। कि संस्कृत है वो भी देवनागरी लिपि में ही लिखी गई है, इस कारण भी इसको देवनागरी कहा जाता है। तो इसमें प्रश्न यूं बनते हैं मित्रों कि अगला, कि देवनागरी का नामकरण के बीच में कौन सा अशुद्ध है। यहाँ पर एक मत ये दे देगा गुजरात के नागर ब्राह्मण, एक काशी वाला दे देगा, एक पाटलिपुत्र वाला दे देगा, एक हटा देगा। यहाँ ये लिपि गाँव में प्रयुक्त होती थी, नगरों की जगह गाँव शब्द लिखेगा, समझ रहे हो ना। इस प्रकार से वो कैसे भी घुमा फिरा करके कर सकता है। इसमें मैंने आपको एक दो और भी बताए हैं, जैसे बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ ललित विस्तार है, उसमें नाग और देव नामक दो लिपियों का उल्लेख किया गया, इस कारण से भी है। तो ये बात काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी है, इसलिए इन चीजों को आप नोट कीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न इसका यहां से बनता है और परीक्षा में अक्सर यहां से प्रश्न कई बार पूछा गया है। देवनागरी लिपि में सुधार और संशोधन के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, वर्तमान में भी भाषा है उसमें संशोधन है वो हो रहे हैं, ठीक है। भाषा मतलब हमेशा गतिशील होती है, उसमें सुधार होते रहते हैं। सबसे पहले तो इसमें सुधार किया था महादेव गोविंद रानाडे ने, लिपि सुधार समिति का गठन किया गया था। सबसे पहले महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। लोकमान्य तिलक ये वही हैं जो बाल गंगाधर तिलक के नाम से प्रसिद्ध थे। उनको लोकमान्य तिलक ने, उनका एक पत्र था केसरी, उसमें लिपि सुधार की चर्चा की और 190 हिंदी वर्णों का एक फॉन्ट तैयार किया था। अच्छा प्रश्न बनता है, कितने वर्णों का, 190 वर्णों का एक फॉन्ट तैयार किया था। किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये किया गया था। 190 फॉन्ट का, 90 वर्णों का फॉन्ट। वीर सावरकर हैं, महात्मा गांधी हैं, विनोबा भावे हैं, काका कालेकर हैं और आचार्य नरेंद्र देव ने भी लिपि सुधार हेतु अनेक प्रयास हैं वो किए हैं। अब काका कालेकर का महत्वपूर्ण स्थान है, उन्होंने हिंदी में स्वर ध्वनियों की संख्या कम करने के लिए अ-बारखड़ी का सुझाव दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया कि देवनागरी लिपि सुधार समिति के दौरान, संशोधन के दौरान काका कालेकर के द्वारा, मतलब अ-बारखड़ी का सुधार किसके द्वारा दिया गया, तो काका कालेकर के द्वारा। और इसी अ-बारखड़ी सुधार को भ्रामक किसने बताया था, श्याम सुंदर दास के नेतृत्व में, एक नरेंद्र देव के नेतृत्व में एक समिति का गठन हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उसने भ्रामक सुझाव दे दिया। तो अ-बारखड़ी का सुझाव सबसे पहले किसने दिया, काका कालेकर ने। श्रीनिवास जी उन्होंने ये सुझाव दिया कि हिंदी लिपि में महाप्राण ध्वनियों को निकाल दिया जाए और उसके स्थान पर सिर्फ और सिर्फ अल्पप्राण ध्वनियों ही प्रयुक्त की जाए, उन ध्वनियों के नीचे कोई चिन्ह लगाकर उसको महाप्राण है वो बना दिया जाए, कि महाप्राण को सबको निकाल दिया जाए। अच्छा प्रश्न बनता है कि महाप्राण ध्वनियों को निकाल करके अल्पप्राण ध्वनियों के नीचे चिन्ह का सुझाव किसने दिया, तो श्रीनिवास जी ने दिया। श्याम सुंदर दास जी हैं, उन्होंने
लिपि सुधार के लिए सुझाव दिया था कि पंचम जो वर्ण है उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कर दिया जाए। ये अच्छा है, कई बार पूछा जाता है कि पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किसके द्वारा सुझाव दिया गया था, तो श्याम सुंदर दास जी के द्वारा दिया गया था। जैसे देखिएगा, ये कंपन ऐसे लिखते हैं ना अपन, ये पंचम वर्ण मैं लगा हुआ है बीच में, आप देख रहे हो, इसके स्थान पर अनुस्वार लगा दो ऊपर। दंड शब्द देख रहे हो, सिंध शब्द देख रहे हो, तो ये अनुस्वार वाला सुझाव वो श्याम सुंदर दास जी के द्वारा दिया गया है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग हुआ था, उसमें भी लिपि सुधार समिति की बैठक आयोजित की गई थी 1941 में। इसमें मात्राओं को उच्चारण क्रम में लगाने के लिए सुझाव दिया गया था, यानी ई की जो मात्रा है उसको मतलब व्यंजन के आगे लगाने तथा प्र को पै के नीचे रे के साथ में, इस प्रकार का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, ये सुझाव है वो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के द्वारा दिया गया था कि ई की जो मात्रा है वो व्यंजन के आगे लगाई जाए तथा प्र है वो पै और रे ऐसे लिखने में श्र है से और रे ऐसे लिखा जाए, इस प्रकार का सुझाव दिया था। फिर क्या हुआ, अंत में 1947 में जब उत्तर प्रदेश सरकार बनी तो उसमें एक लिपि सुधार समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा की गई थी। इनका जो सुझाव दिया गया था ना इस समिति का, वही मान्य हुआ था। इसमें ए बार खड़ी को ब्राह्मक बताया था, देख लो, ए बार खड़ी को ब्राह्मक है, किसने बताया था, इसने। और ए बार खड़ी है वो लागू किसने की थी, ए बार खड़ी का सुझाव किसने दिया था। अब ऊपर देख रहे हो आप लोग, ये जो काका कालेकर हैं उनके द्वारा ए बार खड़ी का सुझाव है वो दिया गया था। तो काका कालेकर ने तो ए बार खड़ी का सुझाव दिया, जबकि नरेंद्र देव की जो नेतृत्व में लिपि सुधार समिति बनी थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1947 में, उसने क्या कर दिया, उसको ब्राह्मक बता दिया। यही एक बार पूछा गया था प्रश्न में कि ए बार खड़ी का सुझाव ब्राह्मक किसने बताया था, उसमें पहले ऑप्शन में काका कालेकर लिखा हुआ था और अधिकांश विद्यार्थी वहीं पर टिक कर देते, जबकि उसने तो बेचारे ने दिया था कि ये ए बार खड़ी होनी चाहिए और इन्होंने इसको ब्राह्मक कह दिया। मात्राएं यथास्थान पर रहें, किंतु थोड़ा इधर उधर दाएं बाएं भी लिख सकते हैं अपन। अनुस्वार एवं पंचम वर्ण के स्थान पर यानी अनुस्वार यानी बिंदु का ही या जीरो का ही प्रयोग किया जाए। संयुक्त जो वर्ण है क्षेत्रज्ञ को वर्णमाला में स्थान दिया गया था। ये आचार्य नरेंद्र देव समिति की सबसे बड़ी जो अच्छा कदम उठाया गया था वो यही था कि क्षेत्रज्ञ यानी संयुक्ताक्षर जो वर्ण है उनको वर्णमाला में शामिल कर लिया गया और उन्हीं सुझावों को थोड़ा बहुत हेर फेर करके उसी के साथ में स्वीकार कर लिया और वर्तमान में यही चल रहा है। हाँ, हालांकि सुधार जरूर हो रहे हैं, परंतु ये वाला नियम अब तक लागू है। आई बात समझ में। फिर 1953 ईस्वी में क्या हुआ था कि राधा कृष्ण दास की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि ई की जो मात्रा वो व्यंजन के पहले लगे, ये 1953 में स्वीकार किया गया था। छोटी ई की मात्रा पहले लगे, बड़ी ई की मात्रा बाद में लगे। और साथ ही साथ में द्वितीय जो वर्ण है ना, जैसे ख है, ध है, भ है, इसको इस प्रकार से लिखा जाए। पहले ख कैसे लिखा जाता था देखिएगा आप लोग, ख ऐसे लिखते थे, अब इसका पता ही नहीं है कि ये ख है, कर या वह है। ध है वो घ की तरह हो गया था, इसलिए उसको ऊपर से घुमा दिया गया। भह है वो मैं की तरह लिखा जाता था, अब इसलिए क्या है कि भह को भी पीछे मोड़ दिया गया। और छ है उसको ऊपर अड़ा दिया गया। इस प्रकार से पहले आपको बताऊं, ए जो है वो भी यूं लिखा जाता था, आप लोगों ने आई थिंक देखा नहीं होगा, इस प्रकार से भी ए लिखा जाता। ण जो है वो ऐसे लिखा जाता था पहले। तो इसमें काफी मतलब भ्रम होता था, जो छोटे बच्चे होते थे उनको समझने में बहुत कठिनाई होती थी, तो उनको सुधार किया गया था। अब साथ ही साथ में देवनागरी लिपि है, उसने अंग्रेजी के ओ ध्वनि को स्वीकार कर लिया। जैसे आप लोग लिखते हो कॉलेज, लिखते हो ना, तो ये ओ की जो मात्रा अपन यूं लगाते हैं वो अंग्रेजी से स्वीकार किया गया है हिंदी के द्वारा। और साथ ही साथ में अरबी फारसी की जो ध्वनि है जिसमें नुक्ता लगता है, जैसे क ख ग जेफ है, इन वर्णों के नीचे क्या है कि एक छोटी सी बिंदु लगती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं। तो ये स्वीकार किया गया था, यह बात भी काफी महत्वपूर्ण है। अब स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। देखिए ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ, 11 स्वर, अनुस्वार और विसर्ग ये दो अलग होते हैं। अब इसमें भी ध्यान रखिएगा, जो मूल अपभ्रंश में स्वर हैं वो 8 ही हुआ करते थे पहले, ऐ और औ का बाद में विकास हुआ था। ये एक बार पूछा भी गया था कि ऐ और औ का विकास कब हुआ, तो ये अपभ्रंश के बाद में विकसित हुए स्वर माने जाते हैं। ये बात भी काफी महत्वपूर्ण है। अब ये आपको वर्णमाला वैसे आती होगी, क ख ग घ, अंग होता है, अड़य होता है उसके नीचे लिखती है, अंग होता है उसके बीच में लगता है, इस बात का भी ध्यान रखना। इस प्रकार से ये 52 होते हैं,
दो अड़ और ढ ये नीचे लिख रखे हैं, उनको उत्तक्षिप्त वर्ण या फिर द्विगुण के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से ये अपने हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की अगर चर्चा की जाए तो 52 होते हैं, और वैसे 44 होते हैं। 33 व्यंजन होते हैं और 11 स्वर होते हैं। 11 और 33 44 होते हैं। अगर संयुक्ताक्षरों को मिला करके पूछ ले तो अपन को 52 करना है, अन्यथा अपन को कितना करना है, 44 से करना है। इस प्रकार से छोटा सा टॉपिक है, और इनमें से मैंने ये जो 4-5 बातें बताई हैं आपको, ए बारखड़ी वाला, ब्राह्मक वाला, उत्तर प्रदेश नरेंद्र देव समिति वाला, और ये श्याम सुंदर दास जी वाला, और आचार्य लोकमान्य तिलक वाला। ये अच्छा प्रश्न बनता है कि लोकमान्य तिलक ने कितने हिंदी वर्णों का फॉन्ट तैयार किया था, तो 190 हिंदी वर्णों का फॉन्ट तैयार किया था। और ए बारकड़ी का सुझाव सबसे पहले किसने दिया, तो काका कालेकर के द्वारा दिया गया था। इस प्रकार से ये अच्छे शानदार प्रश्न बनते हैं। देवनागरी लिपि का विकास किस प्रकार से हुआ था, किस कारण इसका नामकरण देवनागरी पड़ा, इस प्रकार से उत्तरी पश्चिमी, वो अपन ने सारी चर्चा कर ली है। छोटा सा टॉपिक है। एक प्रश्न चाहे द्वितीय श्रेणी हो चाहे फर्स्ट, कोई सी भी प्रथम श्रेणी है चाहे द्वितीय श्रेणी, एक प्रश्न दोनों में एक एक पक्का आएगा इसमें से। और इसी के साथ में मैंने आपको राष्ट्रभाषा, राजभाषा है और हिंदी की उपभाषाएं, बोलियां हैं, उनके वीडियोस मैंने ट्रिक के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से बना रखे हैं। आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से वो वीडियोस एक बार जरूर देखिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ में आप इनको क्या है कि अपने कॉपी पेन लेकर के बैठें, एक बार ध्यान से सुने और फिर इनको अपने हाथ से लिखें। धीरे धीरे वीडियो को रोक रोक करके आराम से अपने हाथ से नोट्स बनाओगे, तभी जाकर के अपने 50% तो उसी समय याद हो जाएगा। फिर एक बार इनको पढ़ लीजिएगा, फिर ये आराम से अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। समझ रहे हो ना बात को? ऐसे नहीं है कि आप इधर उधर से हजारों पुस्तकें इकट्ठी कर ली, ये बातें आपको पुस्तकों में मिल जाएंगी। मैंने कोई ये तो है नहीं कि अलग से लिखा है, ये बस मैंने भी हाथ से लिखा, तो आप भी लिख सकते हो। स्टूडेंट बनने की कोशिश करो यार, गुरु बनने से कोई फायदा नहीं है। स्टूडेंट बनेंगे तभी अपन को सफलता मिलेगी। ठीक है ना? धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि हर एक बात आपको आराम से समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, अपने मित्रों तक भी शेयर करना।